दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्टॉक मार्केट क्रैश होता है तो ऐसी सिचुएशंस में किन इंडस्ट्रीज पे, किन सेक्टर्स पे सबसे जल्दी असर पड़ता है एंड कौन से सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल रहते हैं स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में भी। 2020 आई गेस, हालांकि अभी 5 ही 6 साल हुए हैं, लेकिन सबसे ताज़ा यादें 2020 की हैं स्टॉक मार्केट क्रैश की। जब स्टॉक मार्केट में क्रैश हो रहा था या इनफैक्ट हो चुका था, तो भी कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जो कि ऑलमोस्ट स्टेबल थे। और अगर आज आपकी पोर्टफोलियो में वो 3-4 सेक्टर्स हैं तो क्या आपको पैनिक या डरने की ज़रूरत है स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन में? डिटेल में जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में कुछ सर्टेन स्टॉक्स के एग्जाम्पल्स के साथ। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। ध्यान रखिए, जो भी हम यहाँ पे चीजें डिस्कस करेंगे वो किसी तरह का स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले 3 ऐसे कोर सेक्टर्स की जिनमें की खासतौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में भी आपकी पोर्टफोलियो को सपोर्ट करने की क्षमता होती है। अब क्षमता क्या है, सपोर्ट कैसे करता है, आगे डिटेल में आपको समझ में आएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ ऐसे सेक्टर्स जो कि आपकी पोर्टफोलियो को एक शील्ड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की क्षमता रखते हैं, खासतौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश जैसी सिचुएशन में। और इसमें सबसे टॉप नंबर पे आता है एफएमसीजी सेक्टर हमारा। अब एफएमसीजी सेक्टर क्यों आता है? आप जब शटडाउन के दौरान घरों पे बैठे थे तो आपके घर पे खाने पीने की चीजें जो आती थी वो कहाँ से आती थी? एफएमसीजी सेक्टर से आती थी, राइट? तो एफएमसीजी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक साइकिल चल रहा हो, वहां पर इन सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा रहती है। सो ये सेक्टर एक तरह का ना सिर्फ डिफेंसिव सेक्टर होता है बल्कि सबसे रिलायबल सेक्टर होता है, खासतौर पे स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन में। अब यहाँ पे एफएमसीजी ही क्यों? देखिए, एफएमसीजी जो सेक्टर है ओवरऑल, राइट, इसकी वोलेटिलिटी बहुत ही कम होती है कंपेयर टू द अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर्स बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं ओवरऑल इकोनॉमिक साइकिल पे, बट एफएमसीजी सेक्टर ऑल इन ऑल इसका खुद का एक अपना साइकिल होता है और साथ ही साथ इसकी प्रेडिक्टिबिलिटी होती है ओवरऑल अर्निंग्स की, यानी कि ऑलमोस्ट पता रहता है कि हाँ भाई, अगले क्वार्टर में कितनी अर्निंग्स हो सकती है, अगले क्वार्टर में कितनी डिमांड हो सकती है प्रोडक्ट्स की। ठीक, इसके साथ ही साथ चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस ही क्यों ना हो, लोग सर्टेन प्रोडक्ट्स जैसे कि टूथपेस्ट वगैरह हो गया तो इनका इस्तेमाल तो करेंगे ही करेंगे, राइट? तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हर क्वार्टर में इनकी जो सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी होती है उसकी विजिबिलिटी होती है इनके पास। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल जो एफएमसीजी सेक्टर होता है इसके पास स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो होता है, साथ ही साथ ब्रांड विजिबिलिटी होती है। अब यहाँ पे बात करते हैं एक स्टॉक के एग्जाम्पल की, HUL यानी कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। अब HUL क्यों? HUL के पास 40 से प्लस से ज़्यादा ब्रांड्स हैं एंड साथ ही साथ इनका कंजम्पशन हमेशा स्टीडी रहा है, कैश फ्लो भी हमेशा पॉजिटिव रहा है एंड हाई ROE ROC के साथ ये पर्टिकुलर कंपनी दिखती है। अब यहाँ पे 2007-2008 में अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो हालांकि 2006 के बाद से गिरावट हुई थी, यहाँ से गिरावट हुई थी, बट 2007-2008 के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे स्टडी था एंड इसके बाद आप देखिए चार्ट के प्राइसेस आपको ऊपर की तरफ मूव होते हुए दिखाई दिए। अब लाइव प्राइसेस हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्राइसेस हमने देख लिया, 2007-8 के प्राइसेस हमने देखे, 2015 में भी देखें तो बहुत मार्जिनल यहाँ पे गिरावट हुई थी, उसके बाद प्राइसेस ऊपर की तरफ जाते रहे। तो यहाँ पे एक हायर हाइज हायर लोज वाला पैटर्न दिख रहा है। और साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो 2014 में 29,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था और 4,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, नेट प्रॉफिट कह लीजिए। 2016 में 32,000 करोड़ का हुआ, 2018 में 35,000 करोड़ का हुआ, 2020 में ये 40,000 करोड़ का हुआ, 2021 में 47, 2022 में 52। ऑलमोस्ट हर साल सेल्स में यहाँ पे ग्रोथ दिखी, ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी में 2022 में करीब करीब 9,000 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। तो ऑल इन ऑल हर साल पिछले साल के मुकाबले सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ होती हुई दिखाई दी। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स आमतौर पे वही है, प्रमोटर्स जल्दी अपने शेयर बेचते नहीं है, साथ ही साथ यहाँ पे पब्लिक बहुत ही कम रहती है एंड FIIs एंड DIIs आपको बने हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो 2015 का क्रैश हो, चाहे वो 2020 का क्रैश हो, चाहे वो 2022-23 का जो करेक्शन हो, यहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं से
FIs एंड DIs देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सेगमेंट की अगर हम बात करें तो डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सेगमेंट में जो FMCG के तहत ही हम कह सकते हैं उसको आता है, बट ये डाइवर्सिफाइड कंज्यूमर सेगमेंट में हम इसको डाल सकते हैं। सिगरेट की अगर हम बात करते हैं तो सिगरेट्स एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी कि ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में डिमांड रहती है। अब चाहे सरकार उस पर कितना भी ज़्यादा टैक्स लगा दे, चाहे उसके टैक्सेस हर साल बढ़ाते चले जाएं, बट उसकी सेल्स है कि सेल्स या तो स्टेबल रहती है या तो उसमें ग्रोथ ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में ITC इसका सिगरेट बिजनेस जो है ऑलमोस्ट कैश रिच है, साथ ही साथ FMCG स्केल अप हो रहा है एंड इसका जो कैश फ्लो स्ट्रक्चर है वो मार्केट से लिंक्ड नहीं है। यानी कि मार्केट में जब गिरावट होती है, कई सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जब मार्केट में गिरावट हो रही थी तो उनका कैश फ्लो भी कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट हो जाता है, क्योंकि उनकी सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं से इम्पैक्ट होती है, तो इनका जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है कैश का वो डिस्टर्ब हो जाता है। बट यहाँ पे ITC का कैश फ्लो जनरली डिस्टर्ब नहीं होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2008 में हल्की सी गिरावट हुई, उसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट प्राइसेस ऊपर की तरफ गए ITC का, एंड इसके बाद से आप देखिए तो यहाँ पे 2015 में थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिली। 2015 के बाद से यहाँ पे 2017-2018 तक, फिर उसके बाद यहाँ पे गिरावट हुई। तो जनरली ये चलता अपने साइकिल पर। जो FMCG सेक्टर की कंपनियाँ होती हैं ये क्या करती हैं, इकोनॉमिक साइकिल को फॉलो तो करती है बट इनका एक खुद का साइकिल होता है। हो सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास हो बट FMCG के कुछ स्टॉक्स ऐसे हों जिनमें कि आपको एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिला। बट ऑल इन ऑल हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इनकी जो ग्रोथ होती है वो ना सिर्फ स्टेडी होती है बल्कि इनके कैश फ्लोज रिच होते हैं ओवरऑल। ठीक है, इसके साथ ही साथ तीसरा पिलर स्टेबिलिटी का वो है यूटिलिटीज एंड पावर सेक्टर। अब यूटिलिटीज एंड पावर सेक्टर क्यों? क्योंकि पावर एक ऐसी चीज है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, चाहे आप घरों में बैठे रहो, चाहे आप इंडस्ट्रीज में जाओ, इंडस्ट्रीज कल को बंद हो गई तो घरों में यहाँ पे इस्तेमाल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हो गया तो घरों में इस्तेमाल होगा। तो कहीं ना कहीं से पावर सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनकी डिमांड बनी रहती है एंड इनमें लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यानी कि ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे ऐसी कंपनियों की तो ऑर्डर बुक रिच रहती हैं और साथ ही साथ लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं, यानी कि अगले 3-4 साल तक भी विजिबिलिटी रहती है ओवरऑल ऑर्डर बुक के हिसाब से। एंड ना सिर्फ गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है बल्कि अर्निंग्स की विजिबिलिटी रहती है ऐसी कंपनियों में। तो ऐसे में अगर हम पावर ग्रिड की बात करें तो पावर ग्रिड में 2008-2009 में यहाँ पे गिरावट हुई थी, उसके बाद काफी लंबे समय तक कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे 2015 में देखिए बहुत हल्की सी गिरावट हुई, इसके बाद यहाँ पे 2020 में हल्की सी गिरावट हुई। अब देखिए 2020 में गिरावट हुई, ऑलमोस्ट सभी कंपनियों में बड़ी बड़ी गिरावटें हुई 2020 में, बट ये कंपनी अपनी राह पे 2017 के बाद से यहाँ पे एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था। तो ऐसे में 2017 पे हमें जाना है और देखना है पावर सेक्टर की अदर कंपनीज में क्या हो रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि पावर सेक्टर हो, यूटिलिटी सेक्टर हो या FMCG सेक्टर हो, कौन से सेक्टर्स अपनी साइकिल में चलती हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट के साइकिल को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ग्रिड का अगर हम देखें तो मार्च 2014 में 15,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 4,500 करोड़ रुपए के आसपास नेट प्रॉफिट। 2020 में ये बढ़ के 37,000 करोड़ का सेल्स हो चुका था और यहाँ पे 11,000 करोड़ का हो चुका था ओवरऑल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं। 2025 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2025 में करीब 45,000 करोड़ का सेल्स एंड 15,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। हालांकि 2022 के बाद से थोड़ा सा यहाँ पे डिप देखने को मिल रहा है ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में, हालांकि सेल्स इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक, इसके साथ ही साथ पावर ग्रिड में अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स आमतौर पे वही रह रहे हैं, प्रमोटर्स ने अपनी शेयर होल्डिंग नहीं कम की है। पब्लिक भी यहाँ पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है, केवल 3-3.5% पब्लिक है और कंसिस्टेंसी है FIs एंड DIs की। तो हमें एक चीज़ देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी FIs एंड DIs की एंड कंसिस्टेंसी प्रमोटर्स की। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें होती है जिनको कि हमें देखना होता है जब हम एनालिसिस कर रहे होते हैं कंपनियों का। ठीक है, इसके साथ ही साथ चौथा पावरफुल सेक्टर है फार्मा या हेल्थ केयर सेक्टर। 2020 के कोविड में हम देख रहे थे कि फार्मा सेक्टर की तो भाई डिमांड बहुत ज़्यादा थी। 2020 के बाद से उसमें हमें एक डाउन साइकिल देखने को मिला। तो साइकिल इनका अपना चलता है खुद का, ऐसी जो कंपनियां होती हैं, ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं, तो ये हमें स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे पावर सेक्टर के साथ ही साथ जो हेल्थ केयर सेक्टर होता है या फार्मा सेक्टर होता है, इनमें स्पेंडिंग नहीं रुकती है कस्टमर्स के द्वारा। अब कस्टमर्स हो सकता है हम हो सकता है बिजनेस टू बिजनेस भी हो सकते हैं।
ठीक है। ऐसे में अगर हम सन फार्मा की बात करें तो स्टॉक मार्केट के साथ कोरिलेशन बहुत ही कम है, मतलब स्टॉक मार्केट में जो चलता रहता है उससे वास्ता नहीं रखते हैं जनरली, और स्टीडी कैश जनरेशन है इस पर्टिकुलर कंपनी में। साथ ही साथ अगर हम 2015 से देखें तो 2015 से 2020 तक आप देखिए अपने ही धुन में चलती है। 2015 से 2020 तक गिरावट होती रही, उसके बाद से यहाँ पे रिवर्जन हुआ। इसको अगर मैं चार्ट को छोटा कर दूं, छोटा करने के बाद लॉन्ग टर्म चार्ट देखूं तो यहाँ पे देखिए 2007-8 में थोड़ी सी गिरावट हुई, उसके बाद से फिर से यहाँ पे रिवर्जन हुआ। 2007-8 में गिरावट हुई, फिर से रिवर्जन हुआ। 2015 के आसपास बहुत हल्की सी गिरावट हुई, फिर से यहाँ पे गया, और उसके बाद 2018, 19, 20 तक तो मार्केट जो है, मार्केट चलता अपनी कहानी है, और यहाँ पे फार्मा सेक्टर चलता अपनी कहानी है। तो फार्मा सेक्टर की अपनी स्टोरी होती है, पावर सेक्टर की अपनी स्टोरी होती है, एफएमसीजी सेक्टर की अपनी स्टोरी होती है। जनरली ऐसे सेक्टर्स जो कि मार्केट सेंटिमेंट्स को ना लेकर चलते हों, यानी कि मार्केट सेंटिमेंट्स तो ऑब्वियसली रहता ही है, थोड़ा बहुत इफेक्ट करता है, बट उनका खुद का कैश फ्लो जनरेशन स्टीडी मॉडल पे हो, उनके खुद के जो सेल्स रिकॉर्ड्स हों, प्रॉफिटेबिलिटी रिकॉर्ड्स हों, वो लंबे समय के ऑर्डर बुक पे डिपेंडेंट हों, ऐसे सेक्टर्स रिसेशन में या मार्केट क्रैश की सिचुएशन में जनरली स्टीडी रहते हैं। अब यहाँ पे 2014 में देखिए सन फार्मा का 16,000 करोड़ का यहाँ पे सेल्स था, 3,800 करोड़ के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी थी। 2020 में ये 32,000 करोड़ हो चुका था, और ये 4,000 करोड़ के आसपास था नेट प्रॉफिट। 2025 की अगर हम बात करें तो 2025 में यहाँ पे करीब करीब 52,000 करोड़ रुपए के आसपास सेल्स है, और 11,000 करोड़ रुपए के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें सन फार्मा में, तो यहाँ पे भी आपको प्रमोटर्स अपनी शेयर होल्डिंग नहीं निकालते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पे भी आपको पब्लिक इन्वेस्टमेंट 10% से कम दिखती है, और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको एफआईआईज एंड डीआईएस देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर आप नोट कर रहे हो वीडियो के दौरान, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इनकी सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी मतलब ये कंपनी नहीं, जो सेक्टर्स हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, सेक्टर्स में कंपनियों की सेल्स प्रॉफिटेबिलिटी ना सिर्फ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती है, बल्कि इनमें हमें पब्लिक कम दिख रही है, इनमें हमें एफआईआईज एंड डीआईएस कंसिस्टेंट दिख रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भाई स्टॉक मार्केट क्रैश आ गया तो चलो इन कंपनियों से निकल जाओ। एंड साथ ही साथ प्रमोटर्स भी वही कर रहे हैं, प्रमोटर्स भी रखे हुए हैं उसको, नहीं कि भाई मार्केट क्रैश होने लगा तो वो बेच के निकल जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी पोर्टफोलियो को डाउनसाइड का प्रोटेक्शन मिले, स्टॉक मार्केट क्रैश में आपको ज़्यादा पैनिक ना होना पड़े, तो इन 3-4 सेक्टर्स को आप भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे हम किसी तरह का रिकमेंडेशन तो नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ कोई और सेक्टर्स ऐसे हों जो कि मार्केट के कोरिलेशन में ना हो, उनको कमेंट करके जरूर बताइए व्यूअर्स के डिस्कशंस के लिए। मार्केट गिरेगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, बट पोर्टफोलियो को मार्केट गिरावट में स्टेबल बनाने के लिए राइट सेट ऑफ स्टॉक्स होने बहुत ही जरूरी होते हैं, एंड ये कंप्लीटली आपके हाथ में होता है। तो अगर आपको ये वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो कमेंट करके मोटिवेट जरूर से जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो आपका तो कमेंट जरूर करिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।